क्वेश्चन नंबर 10 सुनो अब ध्यान से, है ना। आपको फॉर्मूला बनाना आता ही है। लेट मी रिपीट, फॉर्मूला अगर 68 टर्म का हो तो क्या होगा? a प्लस 67d आता है ना। तो बस अब आप ध्यान दें, क्वेश्चन नंबर 10 शुरू कर रहे हैं ना। क्वेश्चन में क्या बोला है? द 17 टर्म ऑफ एन AP एक्सीड इट्स 10th टर्म बाय 7। ये जो सेंटेंस है इसको ध्यान से देखना। 17th टर्म ऑफ एन AP exceeds its 10th टर्म बाय 7। इस बात से कॉमन डिफरेंस निकल जाएगा। कैसे? देखिए, 17 टर्म जो है वो 10th टर्म से 7 ज़्यादा है। एक्सीड का मतलब ज़्यादा है। कौन सी टर्म किससे ज़्यादा है? 17th टर्म है ना किसी AP की, वो 10th टर्म से 7 ज़्यादा है, मोर है। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे कि भाई 17 टर्म ये रही A17, वो जो है किससे इसकी तुलना हो रही है, कंपैरिजन हो रहा है 10 टर्म से। 10th टर्म से 7 मोर है, एक्सीड है। ये करना है आपको। 17th टर्म 10th टर्म से 7 ज़्यादा है। वही तो चीज़ है ये कि 17th टर्म जो है वो 10th टर्म से 7 ज़्यादा है। बस बोला ना, 17 टर्म एक्सीड इट्स 10 टर्म बाय, तो बाय जिसके साथ आ रहा है उसमें ऐड करेंगे। किसके साथ आ रहा है? 10 के साथ, तो 10 में ऐड कर दिया। तो 17 टर्म का फॉर्मूला नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? a प्लस 16d, राइट। और 10 टर्म का फॉर्मूला क्या होगा? a प्लस 9d और प्लस 7, राइट। समझ में आ गया? और a और a दोनों तरफ इक्वल है, तो कट गए, कैंसिल हो गए। आ जाता तो माइनस हो जाता, फिर कटता। भाई ये इधर a है, उधर का a इधर आता, माइनस होके फिर कटता, इसलिए बढ़िया है ना, पहले ही काट दिया। ठीक है, तुम्हारा टाइम बचाया, पेन की इंक बचाई, है ना, बहुत सारी बातें कर दिया। अब इसके बाद में dd 16d इधर है, 9d उधर है, तो उनको इधर ले आओ d को। तो 16d माइनस, इससे अच्छा क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी आंसर आ जाता है 7। अब 16 माइनस 9d बताइए। 7d इक्वल टू 7 नीचे ले जाओ, इसका 7। d इज इक्वल टू 7/7, वैल्यू ऑफ d 1। और यही पूछा था कॉमन डिफरेंस क्या है, तो आंसर आ गया आपका d इज इक्वल टू 1। ठीक है, 11th क्वेश्चन है, विच टर्म ऑफ द AP 315, एक AP गिवन है, पहले तो AP लिखते हैं। 3, 15, 27, 39 ... बोला विच टर्म ऑफ दिस AP विल बी 132 मोर देन, विच term this AP is 132 more than its 54th term। तो ये भी कुछ कुछ वैसा ही क्वेश्चन है। अभी जो लास्ट क्वेश्चन किया उसमें बोला था 17th टर्म इज एक्सीड इट्स 10th टर्म बाय 7। इसमें बोला विच टर्म इज एक्सीड 132 इट्स 54। सेम है ना, बस यहाँ पे 17th नहीं दिया, क्या दिया? विच। और विच को क्या बोलेंगे अपन? nth टर्म। क्या बोलेंगे? मैंने बोला ना, विच टर्म बोले तो आप कहो nth टर्म। तो पहले तो a और d फाइंड कर लो। यहाँ पे a कितना है और d 15 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 12। Now nth term is
132 मोर देन इट्स 54th टर्म। ठीक है, nth टर्म को क्या बोलेंगे? an। 132 मोर है ना, तो 132 प्लस किसकी? तो 54th टर्म की। सेम क्वेश्चन हो गया ना। तो an का फॉर्मूला इसके नीचे लगा दो। तो a प्लस n माइनस 1 इंटू इक्वल टू 132 प्लस 54 टर्म का क्या होगा? a प्लस 53। अच्छा, a से यहाँ भी कट रहे हैं, कैंसिल हो रहे हैं। ठीक है, अब जो भी वैल्यूज़ आपको पता है सब जमा दो, अरेंज कर दो। n-1 की जगह n-1 ही रहेगा और d की जगह आप रखोगे 12 इक्वल टू 132 प्लस 53 इंटू 12। ठीक है ना, करो। इधर 12 से मल्टीप्लाई कर देना, नहीं तो इनको सबको कंप्लीट करके 12 को नीचे ले जाना। ये सॉल्व करके इधर वाला 12 को नीचे ले जाना। n-1 पहले 132, 12 3 जा 36, कैरी 3, और 12 5 जा 60 एंड 3 636। तो ये हो गया। ठीक है, 12 को नीचे ले जाओ, ये कितना हो गया? 7 क्यों 68 768 हो गया और 12 नीचे आ गया। क्या बचेगा? तो n-1 इज इक्वल्स टू 64 टाइम डिवाइड हुआ, 1 उधर जाएगा तो n इज इक्वल्स टू 64 प्लस 1 इक्वल टू 65। तो आंसर में ये लिखोगे। सो 65th टर्म इज 132 मोर देन 54th टर्म, ऐसा लिखोगे आंसर में। जैसा क्वेश्चन पूछा है वैसा बोला करो। बोला विच टर्म इज दिस AP 32 मोर देन 54th टर्म, तो आपको क्या लिखना है? विच की जगह 65th टर्म, भले इसको मत लिखना बीच में। 65th टर्म इज 132 मोर देन 54 टर्म से 132 मोर है, तो वही तो किया। 54 टर्म से 132 मोर प्लस कर दिया, इसमें इसी में प्लस कर दिया। ठीक है, चलो ये आ गया समझ में सबको? आ गया कंप्लीट, समझ में आ गया ना ये? ठीक है, 65 आया तो क्या लिखेंगे? 65th टर्म इज 132 मोर देन इट्स 54 टर्म। नेक्स्ट, हाँ जी, 12th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12। टू APs हैव सेम कॉमन डिफरेंस। दो अलग अलग APs हैं और उनके कॉमन डिफरेंसेस सेम हैं। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100 टर्म के बिटवीन का जो डिफरेंस है वो 100 है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म्स? तो देखते हैं। हाँ, अभी देखिए, दो अलग अलग APs हैं, सुन लो। APs अलग अलग हैं। मान लीजिए AP फर्स्ट, यहाँ लिख देता हूँ मैं AP फर्स्ट। AP फर्स्ट में अपन ऐसा लिख देते हैं कैपिटल में A1 A2 A3 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, AP सेकेंड अपन स्मॉल में लिख देते हैं A1 A2 A3 डॉट डॉट डॉट। ये दो APs हो गई, है ना। बोला इनमें दोनों की 100 टर्म का जो डिफरेंस है वो 100 है, दोनों की 100 टर्म। तो बताओ इसकी 100 टर्म क्या होगी? A100, कैपिटल A100, और इसकी 100 टर्म क्या होगी? तो इसमें स्मॉल A100 होगी, और दोनों का डिफरेंस कितना बोला उसने? ठीक है, क्वेश्चन में यही बोला है ना कि दोनों के 100 टर्म का डिफरेंस 100 है।
द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म्स इज 100, यही बोला है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों के फॉर्मूले लगा देंगे। अच्छा, इन दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है, दोनों एपीज का कॉमन डिफरेंस बोला है सेम है, तो हम क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला लगाएंगे तो लिखेंगे a प्लस 99d, इसमें d स्मॉल लिख सकते हैं क्योंकि दोनों का सेम है ना, तो सेम लिखना है दोनों में d, और यहाँ माइनस है। अब इसका लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, अरे प्लस की जगह क्या आएगा, माइनस 99d। पता है ना, माइनस के पीछे वाले नंबर्स का साइन चेंज हो जाता है। लिखना तो a प्लस 99d था, लेकिन माइनस के पीछे लिख रहे हैं इसीलिए उसका साइन चेंज हो जाएगा ना, ठीक है। और इक्वल टू कितना होगा, 100। इसका फॉर्मूला लगा दिया, इसका लगा दिया, ठीक है। इसको माइनस क्यों किया, क्योंकि माइनस के पीछे लिखा हुआ है, कोई भी नंबर माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो उसका साइन चेंज हो जाता है ना। तो चलिए 99d से 99d कैंसिल हो गए, क्या बचा, कैपिटल A माइनस स्मॉल a इज इक्वल टू 100। ये फर्स्ट इक्वेशन हमने कंप्लीट कर ली, a माइनस a इज इक्वल टू 100 आया। अब बोला फाइंड द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म्स, तो अपन निकालेंगे डिफरेंस बिटवीन 1000 टर्म्स, दोनों के 1000 टर्म का डिफरेंस निकालना अपन को, ठीक है। तो देखो 1000 टर्म का डिफरेंस क्या होगा, a 1000 और स्मॉल a, यही होगा ना। तो अब a 1000 का क्या इक्वल में कुछ नहीं है ना, ये तो पूछा है क्वेश्चन में, उसने कहा था इसमें इक्वल में 100 था, दोनों के 100 टर्म का डिफरेंस 100 था तो लिख दिया 100। इसमें तो पूछा है क्वेश्चन, तो ये तो ऐसा ही लिखेंगे। अब इनका फॉर्मूला बनाओ, बताओ, a प्लस 999d यही होगा, और माइनस बताओ a प्लस नहीं, ये माइनस लग रहा है आगे, तो 999d, राइट है। 999 से 999d कैंसिल, क्या बचा, a माइनस a, ये बचा। पुट द वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट से वैल्यू पुट करें तो a माइनस a की वैल्यू कितनी है, तो यहाँ 100 रख सकते हैं, इसका मतलब 1000 टर्म का डिफरेंस भी 100 आया, एंड दिस इज द आंसर। 1000 टर्म का डिफरेंस भी 100 ही आया, ठीक है। नहीं समझ में आई बात, 100 टर्म का डिफरेंस निकाल के a माइनस a निकाल लिया, उसी तरह से 1000 टर्म का डिफरेंस निकाला तो वो a माइनस a था, यहाँ से वैल्यू पुट की, a माइनस a की वैल्यू 100 है तो a माइनस a की वैल्यू 100 रख दिया, आंसर आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। सुनो, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर बोल रहा है, 3 डिजिट नंबर की कितनी ऐसे नंबर्स हैं जो 7 से डिविजिबल हैं। मतलब आपको पहले ये पता होना चाहिए कि 3 डिजिट नंबर कहाँ से कहाँ तक होते हैं। 3 डिजिट नंबर शुरू कहाँ से होते हैं, 100 से शुरू होते हैं, क्योंकि उसके पहले तो 2 डिजिट नंबर होते हैं 99, उसके बाद 100 आता है जो पहला 3 डिजिट नंबर होता है, और लास्ट 3 डिजिट नंबर होता है 999। तो इनके बीच में आपको सर्च करने हैं 7 से डिविजिबल नंबर, ठीक है ना। तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले शुरू हो जाओ आप, 100 में 7 से डिवाइड होता है कि नहीं होता, नहीं होता। 101 में फर्स्ट नंबर पहले पता करते हैं, फर्स्ट टर्म आ जाएगी a, क्या आएगी, जैसे आपको 7 से डिविजिबल फर्स्ट नंबर पता चलेगा वो a हो जाएगी फर्स्ट टर्म, ठीक है ना। तो 101 नहीं होता, 102 ऐसे ही तुक्का लगा रहे हो, 103, 104, 105, 105 सबसे पहले। तो देखो 3 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाय 7 कौन कौन से होंगे, सबसे पहला 105 होगा,
जो 7 से डिविजिबल है, ठीक है। इसके बाद तो 7 ऐड करते चले जाओ, 112, 119, 3 नंबर तो आप शुरू के लिख देना, और लास्ट एक नंबर नहीं, अब नहीं करना। अब लास्ट में चलो, 999 7 से डिवाइड होता है? नहीं होता। 998, 995, ऐसे कैसे मान लो? यहाँ देखो इधर, 999 में आप 7 से डिवाइड करो, 7 1 जा 7, 2 है ना, 7 4 जा 28, 1, 7 2 जा 14, इसका मतलब 5 बच रहा है ना, तो 5 कम कर दो इसमें से, तो पता चल जाएगा कि कौन सा नंबर 7 से डिवाइड होगा। 5 रिमाइंडर है ना, तो क्या होगा लास्ट नंबर? 994, ठीक है। इतना मैंने आपको ट्रिक से बता दिया कि ऐसे होगा, ठीक है। 994 हो गया, ये आपकी एपी बन गई। अब इसमें पता चल जाएगा कि अब ये ऐसा क्वेश्चन आपने पहले भी किया हुआ है, ऐसी आपको एपी दे रखी थी, पता करना नंबर ऑफ टर्म्स कितनी थी, तो बस इसमें भी तो नंबर ऑफ टर्म्स पता करनी है, ठीक है। तो ए क्या है और डी 112 माइनस 105 इज इक्वल टू, और इसको nth टर्म मान लो, है ना, ए एन इज इक्वल टू 994, देयरफॉर ए एन इज इक्वल टू, सो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 994। तो वैल्यू पुट कर दोगे तो n की वैल्यू आ जाएगी, नंबर ऑफ टर्म्स। a की वैल्यू 105, n पता करना है, d 7 है और 994, 105 को उधर ले जाके 7 को नीचे ले जाओ, n माइनस 1 इक्वल टू 994 माइनस 105 अपॉन 7, n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 14 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 9, 8, 8, 7 से डिवाइड कर देंगे तो 127 टाइम डिवाइड हुआ, 1 उधर ले जाइए, n इज इक्वल्स टू 127 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 128। 128 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7, ठीक है ना। हाँ देखो इधर, नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम ही है, 10 और 250 के बिटवीन 4 के मल्टीपल पूछे हैं। यहाँ डिविजिबल पूछा था 7 से और यहाँ पूछा है 4 के मल्टीपल, तो बात एक ही है, ठीक है। अब आप ये चेक करो कि 10 के बाद 4 से डिविजिबल कौन सा नंबर है, तो सबसे पहला 12 है, जैसे ये बनाया था ना, एक मिनट देखना, देखो 10 और 250 के बिटवीन 4 का मल्टीपल कौन है, मतलब 4 से डिविजिबल कौन है, तो 10 तो होता नहीं 4 से डिविजिबल, 12 होता है, तो फर्स्ट नंबर क्या हो गया 12, इसके बाद और लास्ट में एक नंबर देख लो, तो 250 नहीं होता 4 से डिविजिबल, 248 होता है, 250 है ना, 248 हो गया। तो सेम इसी तरह से क्वेश्चन करना है, 10 और 250 के बीच में पूछा तो हमने 10 और 250 के बीच में बोल दिया, और वो भी किसका, 4 से डिविजिबल। मल्टीपल और डिविजिबल बात एक ही है, ठीक है ना। तो इसका सेम क्वेश्चन इसको करो आप, क्वेश्चन नंबर 14 है ये बना दिया मैंने एपी, इसको चाहो तो घर पे कर लेना। हाँ ये जैसे इसमें करें, देखना, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, यानी n की वैल्यू पता करनी है, व्हाट वैल्यू ऑफ n की वैल्यू पता करनी है, आर द nth टर्म ऑफ 2 एपीज, इस एपी का nth टर्म और इस एपी का nth टर्म इक्वल होगा। क्या बोला है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n की किस वैल्यू के लिए द nth टर्म ऑफ 2 एपीज, इस एपी का nth टर्म और इस एपी का nth टर्म इक्वल होगा, मतलब nth टर्म इक्वल में रखनी है अपन को। तो ऐसा कर देते हैं, एपी फर्स्ट जो है आपकी ये वाली, ये एपी फर्स्ट है, इसको लिखेंगे 63, 65, 60 इक्वल, तो इसमें ए की वैल्यू आपके पास हो जाएगी 63 और डी निकाल लेना, ये कैपिटल में लिख लेंगे एक का और एक का स्मॉल में लिख लेंगे,
तो ये होगा 65 माइनस 63। AP सेकंड देखो आप, AP सेकंड में A की वैल्यू क्या होगी? AP पहले लिख देता हूँ, 3 10 17 डॉट डॉट डॉट। तो A की वैल्यू यहाँ 3 हो गई और D की वैल्यू क्या हो गई? 10 माइनस 3 इज इक्वल टू 7। अब दोनों APs के nth टर्म इक्वल करने हैं तो n आ जाएगा आपका, लिखेंगे नाउ फर्स्ट AP का nth टर्म an होगा और इक्वल में सेकंड AP का nth टर्म ये होगा। तो दोनों के nth टर्म के फॉर्मूले लगा दो, इसमें जो भी लिखोगे वो कैपिटल में और इसमें स्मॉल में लिखोगे, है ना। n इक्वल करनी है बस। तो देखो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लिख दूँ और इसको लिखूँगा a प्लस n माइनस 1 इंटू, अब इनमें वैल्यू डाल दो। अगर दोनों इक्वल होते तो कट जाते, अब इक्वल नहीं है तो कटेंगे नहीं। तो क्या करेंगे, a की वैल्यू क्या है? 63 है, प्लस n माइनस 1, डी की वैल्यू 2 है, इक्वल टू a 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 7 है। इसको सॉल्व करना पड़ेगा तो 63। अब यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करो, यानी बाहर वाले नंबर से ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दो। तो 2 का n से मल्टीप्लाई, माइनस 2 का 1 से 2, इधर 3 प्लस 2 का 7 का n से 7n और 7 का 1 से 7। अब इसको एक बार और सॉल्व करेंगे, 2n पहले लिख देंगे, 63 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा? प्लस 61, और इधर चलें 7n पहले लिख देंगे, 3 माइनस 7 है तो माइनस 4 आ जाएगा। अब n एक तरफ कर लेते हैं और नंबर एक तरफ कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो इधर 2n है, इधर 2n है, 7n इधर आया, माइनस 7n हो गया। उधर क्या बच रहा है? माइनस 4, और 61 उधर ले जाओ तो माइनस 61। यहाँ क्या बचेगा? माइनस 5n। कहाँ एक कम बोलता है? और ये माइनस 65, तो 5 नीचे ले जाओ, n इज इक्वल्स टू माइनस 65 अपॉन माइनस, माइनस से माइनस कैंसिल, 13। तो 13 टर्म इक्वल होगी दोनों की, 13 टर्म इक्वल होगी। क्वेश्चन नंबर 16, लेसन, डिटरमाइन द AP बताना है, ठीक है। हुज थर्ड टर्म इज 16, थर्ड टर्म कितनी है? तो बस शुरू कर दो, थर्ड टर्म है ना, तो A3 इज इक्वल्स टू 16 होगा। A3 का फॉर्मूला लगा दो, A प्लस 2D इज इक्वल्स टू, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई, ठीक है। आगे क्या है? सेवन्थ टर्म एक्सीड द फिफ्थ टर्म बाय 12, ये वाला करो। सेवन्थ टर्म एक्सीड द फिफ्थ टर्म, ये सेवन्थ टर्म एक्सीड है किससे? फिफ्थ टर्म से, और वो भी कितना? तो इसको करके अपन एक इक्वेशन बना लेंगे, डी आ जाएगा इससे डायरेक्ट, A7। इसको सॉल्व करके डी निकालो और वो वैल्यू इसमें पुट करना, A आ जाएगी। मजाक अच्छा कर लेता है। A7 का फॉर्मूला, A5 का, और प्लस देखो A से A कैंसिल हो गए, 6D यहीं है, 4D इधर ले आओ, इक्वल टू, तो कितने बचे? 2D इज इक्वल्स टू, तो D की वैल्यू क्या आ गई? 12/2 इक्वल टू 6 आ गया, ठीक है। ये वैल्यू पुट कर दो इक्वेशन फर्स्ट में, हाँ तभी A आएगा ना। AP बतानी है, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ कर देता हूँ। तो D के प्लेस पे आपको 6 रखने ना, तो देखिए A प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू 6 है और इक्वल टू, तो A प्लस 6 2 ज़ा 12, 12 उधर ले जाओ, 16 माइनस 12, A इज इक्वल्स टू
तो अब अपन को एपी डिटरमाइन करनी है, मतलब एपी के कम से कम 3 या 4 टर्म्स निकालने हैं, है ना। एपी तभी बनती है ना, एपी में कम से कम 3-4 टर्म होती है, फिर डॉट 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 लगा देते हैं। तो एपी डिटरमाइन करनी है, तो देखो फर्स्ट टर्म क्या हो गई आपकी, फर्स्ट टर्म तो 4 हो गई, सेकंड टर्म a2 इज इक्वल्स टू a प्लस डी, तो a तो आपका 4 है और d 6 है, तो क्या हो गया 10। थर्ड टर्म a3 इज इक्वल्स टू a प्लस 2d या a2 प्लस डी भी लिख सकते हैं, पहले निकाला था अपन ने क्वेश्चन नंबर, अरे ये डायरेक्ट जल्दी रहेगा ना, 10 में d ऐड कर देंगे, तो 10 में 6 ऐड कर दो, कितना आ जाएगा, तो डायरेक्ट लिख दो। अब सो AP क्या होगी 4, 10, 16 डॉट 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 आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग शुरू। सुनिए ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन नंबर 17 है, फाइंड द 20 टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म, फाइंड द 20 टर्म फ्रॉम लास्ट टर्म। तो यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, क्या है क्वेश्चन कि 20 टर्म फाइंड कीजिए, बट कहाँ से, फ्रॉम द लास्ट टर्म। पहले हम 20 टर्म इधर से फाइंड करते थे तो फॉर्मूला लग जाता था a20 इज इक्वल्स टू a प्लस 19d, ये लग जाता था, ठीक है। अब हमें इधर से नहीं बल्कि इधर से 20 टर्म फाइंड करनी है, तो फिर इसका फॉर्मूला क्या होगा, इस फॉर्मूले को थोड़ा सा उल्टा कर देते हैं, a की जगह हम l लिख देते हैं, इस फॉर्मूले को हम ऐसा कर देंगे, पीछे से निकालना होगा तो a की जगह हम l लिख देंगे और प्लस की जगह बस माइनस कर देंगे, ये आपका 20 टर्म फ्रॉम लास्ट टर्म हो जाएगा। बस इतना सा करना है आपको, L फॉर लास्ट टर्म, a की जगह हम लास्ट टर्म को और प्लस की जगह माइनस कर देंगे, बस बात खत्म हो जाएगी। तो फॉर्मूला आप चाहें तो लिख सकते हैं, nth टर्म फ्रॉम लास्ट टर्म L माइनस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला बन जाएगा। यहाँ पे L स्टैंड्स फॉर लास्ट टर्म, L स्टैंड्स फॉर लास्ट टर्म एंड D कॉमन डिफरेंस, बस प्लस की जगह माइनस करना है, ठीक है। तो करते हैं शुरू। सबसे पहले हमें क्या ज़रूरत पड़ेगी, A की, A क्या है 3, वैसे A की ज़रूरत नहीं पड़नी है, यहाँ पे आपको ज़रूरत पड़ेगी L की, क्योंकि फ्रॉम द लास्ट टर्म पता करनी है ना, 20 टर्म फ्रॉम लास्ट टर्म, तो लास्ट टर्म क्या आपकी 253, और D तो अपन वैसे ही निकालते हैं कॉमन डिफरेंस, कैसे निकालते हैं, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी 8 माइनस 3 इक्वल टू 5। L और D जब आ गए तो हम निकाल सकते हैं 20th टर्म फ्रॉम लास्ट टर्म। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, लास्ट टर्म की तरफ से अगर हमें nth टर्म निकालनी हो या 20 टर्म निकालनी हो तो फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज होगा। 20 टर्म निकालने के लिए हम निकालते थे a प्लस 19d, ये वाला फॉर्मूला लगाते थे, लेकिन अब अपन को फ्रॉम द लास्ट टर्म में अगर 20 टर्म निकालनी है तो a की जगह तो हम l कर देंगे और प्लस की जगह माइनस कर देंगे, तो यह आएगा l माइनस 19d, ये लगेगा l माइनस 19d। तो l की वैल्यू आ गई आपके 253 माइनस 19 इंटू डी आया आपका 5, तो 253 माइनस 95 ये हो गया, 95 माइनस कर दीजिए, 158 इज द आंसर। इट इज द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ दिस AP, राइट। समझ में आ गया, वेरी गुड, समझ में आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन मज़ेदार क्वेश्चन है और मोस्ट भी लगता है, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, द सम ऑफ द 4th and 8th टर्म ऑफ एन AP इज 24। क्या बोला गया है, एक तो आपका 4th टर्म और एक आपका 8th टर्म, दोनों का सम 24 है। तो चलिए इसी से हम पहले बनाते हैं कुछ सवाल को। क्या बोला गया है, 4th टर्म एंड 8th टर्म का सम 24 है, तो हम ऐसे नहीं लिख सकते इसको। देखिए 4th टर्म मीन्स A4 एंड 8th टर्म मीन्स A8, दोनों का सम कितना है 24 है, ठीक है। तो फिर आपको क्या करना है नेक्स्ट टर्म में,
A4 का फॉर्मूला A8 का फॉर्मूला लगाना है तो A प्लस 3D आ जाएगा और प्लस इसको करिए A प्लस 7D, ये दोनों फॉर्मूला लग गए। A4 का फॉर्मूला A प्लस 3D, A8 का फॉर्मूला A प्लस 7D और ये हो गया आपका 24। ऐड कर दीजिए A और A, ये हो गए 2A और 7D प्लस 3D ये हो गया 10D और ये 24। देखिए दोनों से कॉमन आ रहा है 2 कॉमन आ रहा है तो क्या बचेगा A प्लस 5D इक्वल टू 24। 2 से ये 24 डिवाइड हो जाएगा तो बचेगा A प्लस 5D इज इक्वल टू 12। ये हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट बन गया। कैसे बना, A4 और A8 दोनों का सम दे रखा था 24, हमने दोनों के फॉर्मूले लगाए और सॉल्व किया, A प्लस 5D इज इक्वल टू 12 हो गया। अब हम क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं। हमने उतना सा क्वेश्चन पढ़ा था जितना हमने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। चलते हैं आगे। आगे बोला गया 24 के बाद द सम ऑफ 6th एंड 10th टर्म इज 44। 6th टर्म और 10th टर्म का सम 44 गिवन है। चलिए ये भी कर लेते हैं। नाउ 6th टर्म क्या हो गई आपकी है A6 और 10th टर्म हो गई A10 और दोनों का सम क्या है 44 है। तो देखिए A6 का फॉर्मूला लगाएंगे A प्लस 5D और A10 का फॉर्मूला लगाएंगे A प्लस 9D इक्वल टू 44। AA 2A हो गया और 5D 9D 14D हो गए और इक्वल टू 44। 2 कॉमन आ गया यहाँ से तो 2 कॉमन आ गया, क्या बचा A प्लस 7D इक्वल टू 44। 2 से इसको डिवाइड कर दीजिए, 2 नीचे जाएगा डिवाइड हो जाएगा तो A प्लस 7D इज इक्वल टू 22 बचेगा। इक्वेशन नंबर सेकंड हो गई। फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से आप सॉल्व कर लीजिए, A और D आ जाएगा। इसके बाद आगे क्वेश्चन क्या पूछा है वो हम कर सकते हैं। चलिए इसको भी करते हैं। सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट माइनस कर देते हैं तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो सेकंड इक्वेशन पहले लिख लेते हैं। A प्लस 7D इज इक्वल टू 22 और उसके नीचे लिखेंगे A प्लस 5D इज इक्वल टू 12। अब दोनों को माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है तो नीचे वाले साइन चेंज करने पड़ेंगे। तो ये माइनस और ये भी माइनस, क्योंकि ये सब प्लस थे तो A से कैंसिल हो गया। 7D में से 5T माइनस करिए तो बचते हैं 2D और इधर बचेंगे 10 तो D इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 10/2 इक्वल टू 5। अब ये वैल्यू दोनों इक्वेशन में से किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे तो A की वैल्यू आ जाएगी। करते हैं चलिए। पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं D की वैल्यू 5। तो देखिए A प्लस 5D है ना तो 5 × 5 कर दीजिए और इक्वल टू 12 हो जाएगा। तो A प्लस 25 इक्वल टू 12, 25 उधर ले जाएंगे तो 12 माइनस 25 A इज इक्वल टू हो गया आपके -13। A की वैल्यू -13 आ गई। आप पढ़ लेते हैं क्वेश्चन क्या है। हमने तो उतना ही क्वेश्चन पढ़ा जितना कि हमने सॉल्व किया, ठीक है। तो देखिए कैसे किया। A4 और A8 यानी 4th टर्म और 8th टर्म का सम 24 था, उससे फर्स्ट इक्वेशन बना ली। 6th टर्म और 10th टर्म का सम 44 था, हमने सेकंड इक्वेशन इसको फॉर्म कर लिया। इसके बाद दोनों इक्वेशंस को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व किया। यहाँ पे देखिए 7D में से 5D 2D बचे और 22 में से 12 10 बचे। 2 से डिवाइड हो गए, D की वैल्यू 5 आ गई। D की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट करी, यहाँ पे इस D के प्लेस पे हमने 5 पुट कर दिया। 5 5 से 25 हो गया, 25 उधर ले गए -25 तो बचा -13। अब क्वेश्चन में आगे पूछा है फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म ऑफ AP। तो आप कर सकते हैं जब A और D आपके पास होते हैं तो 5.1 में हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया था।
ए और डी थे, आपने फर्स्ट 4 टर्म्स निकाली थी, यहाँ तो फर्स्ट 3 टर्म्स निकालनी है तो कर सकते हैं। जैसे अपन फर्स्ट टर्म निकालें, फर्स्ट 3 टर्म, तो फर्स्ट टर्म तो ए आ गई आपकी -13, कोई दिक्कत ही नहीं है। सेकंड टर्म निकालेंगे तो A2 होती है और वो होता है A प्लस डी, तो A आपका -13 है और D आपका 5 है, तो ये -8 बचेगा। इसी तरह थर्ड टर्म निकाल लोगे, थर्ड टर्म A3 होती है और वो होगा A2 प्लस डी, थर्ड टर्म A2 प्लस डी और A2 आया आपका -8, उसमें 5 माइनस कीजिए तो -3, तो ये ऑल 3 टर्म्स हो गई जो आपको रिक्वायर थी। ठीक है, नोट कर लीजिए ज़रा, समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। आपका जो 19th क्वेश्चन है और जो 20th क्वेश्चन है दोनों सेम है लगभग। मैं एक क्वेश्चन आपको बता देता हूँ, आप बाकी क्वेश्चन दूसरा जो क्वेश्चन है आप करेंगे, ये आपका होमवर्क होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 19 मैं शुरू करता हूँ। सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क्स इन 1995 एट एनुअल सैलरी ऑफ 5000। सुब्बा राव ने काम शुरू किया 1995 में, सुब्बा राव ने काम शुरू किया, स्टार्ट वर्क 1995 में कितनी सैलरी से, 5000 रुपीज़ उसकी सैलरी थी, यानी फर्स्ट सैलरी, यानी फर्स्ट टर्म। समझे बात को, फर्स्ट सैलरी है तो फर्स्ट टर्म हुई ना, तो सुब्बा राव started ₹5000 रुपीज़ से इसने स्टार्ट किया, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये फर्स्ट टर्म है और ये आपका ए होगा, वैल्यू ऑफ ए होगी ना। चलिए इसके बाद देखते हैं हम क्या स्टार्ट कर दिया उसने सैलरी, एनुअल इनकम, एनुअल सैलरी हो गई उसकी 5000। ध्यान रखना ये एनुअल सैलरी बताइए 5000 रुपीज़, एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ 200 ईच ईयर, और हर साल उसको 200 रुपये यानी 200 रुपये इंक्रीमेंट होता था हर साल। ये एनुअल सैलरी है उसकी, वार्षिक पेमेंट। ठीक है, सुब्बा राव इतने रुपए सालाना लेता था काम करने के, और उसका जो इंक्रीमेंट है वो कितना था, इंक्रीमेंट हो गया डी, यानी हर साल 200 रुपये बढ़ रहे हैं, तो जैसे 200 रुपीज़ ऐड होते हैं ना हर टर्म में, तो वैसे इस तरह की सैलरी वाली टर्म में 200 रुपीज़ ऐड होंगे, तो इसका मतलब ये डी है, डिफरेंस है, और वो कितना है 200 रुपीज़ है, ये हम समझ गए। इसके बाद देखो, इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच 7000 रुपीज़, इसका मतलब है कौन से ईयर में, इन विच ईयर। ऐसे क्वेश्चन अपन ने विच वाले बहुत सारे पढ़े हैं, विच टर्म इज एपी इज 205, विच टर्म इज एपी इज 78, ऐसा पढ़ा है ना क्वेश्चन अपने। तो ऐसे ही इसने पूछा है विच ईयर, इन विच ईयर हिज इनकम रीच्ड 7000 रुपीज़, ये बोल रहा है, तो इसका मतलब है ये nth टर्म हो गई आपकी, तो nth टर्म हो गई an इज इक्वल्स टू ₹7000। तो अपन को n की वैल्यू निकालनी है, कौन सा ईयर है ये, तो अपन ने मान लिया nth ईयर है, तो nth का फॉर्मूला लगा देते हैं a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 7000। अब a की वैल्यू आप 5000 रखेंगे, प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू आप 200 रखेंगे, और इक्वल टू 7000। 5000 उधर ले जाइए और 200 नीचे ले जाइए, तो ये हो गया आपका 7000 माइनस 5000 अपॉन 200, n-1 इज इक्वल्स टू कितना बचा आपका 2000 ऊपर और 200 नीचे, 20 से 20 कैंसिल हो गई, यानी 10 आया इसका डिवाइड करने पे, 2 से 20 को डिवाइड किया तो 1 उधर जाएगा, 10 प्लस 1 हो जाएगा यानी 11। इसका मतलब है 11th ईयर में at 11th year his income will reach ₹7000। ये आपका आंसर हो गया।
बहुत अच्छा, ठीक है, समझ में आ गया। जब उसने सैलरी स्टार्ट की तो वो 5000 एनुअली थी, तो ये आपकी फर्स्ट टर्म हो गई थी। उसका इंक्रीमेंट होता था हर साल 200 रुपये, तो हमने डी को कॉमन डिफरेंस मान लिया 200 को, और किस ईयर में उसकी इनकम 7000 होगी उसे हमने nth ईयर मान लिया और n टर्म का फॉर्मूला लगा दिया, तो n की वैल्यू यहाँ 11 आ गई। इसका मतलब 11th ईयर में उसकी इनकम जो है 7000 पहुँचेगी। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है, आप पकड़िएगा, वर्क स्टार्ट किया था उसने 1995 में, तो 11 ईयर बाद कौन से ईयर में उसकी इनकम होगी, अगर आपको सन बताना हो, यानी जो अगर आपको सन बताना हो इसका, तो कैसे बताओगे कि किस सन में किया था। तो 1995 में शुरू किया, ठीक है, और ये फर्स्ट टर्म हो गई। अब इसको भी हम कर सकते हैं भाई, अपन को पता चल गया 11th टर्म है, तो a की वैल्यू तो यहाँ 1995 हो गई, और d की वैल्यू क्योंकि हर साल की बात है तो d तो 1 होगा, और n की वैल्यू आपके पास 11 है, तो इसका मतलब आपको 11th टर्म निकालनी है, यानी 11th नंबर पे कौन सा सम आएगा, तो a11 इज इक्वल्स टू a प्लस 10d हो जाएगा। तो a की वैल्यू आपके पास 1995 है, और 10 इंटू 1 1995 प्लस 10 हो गया, तो ऐड कर दीजिए, यानी 2005 में उसकी इनकम ये होगी। वैसे तो आपको क्वेश्चन में यही पूछा है कि इन विच ईयर, कौन से साल में, तो हम बता सकते हैं कि 11th ईयर में उसकी इनकम 7000 रीच कर गई, ठीक है। लेकिन इसमें अगर आपको क्वेश्चन में सन के बारे में पूछा हो कि कौन से सन में, मतलब कन्फ्यूजन रहता है बच्चों के कि सन पूछा है या फिर नंबर ऑफ टर्म्स पूछी है, नंबर ऑफ ईयर्स पूछे हैं, तो नंबर ऑफ ईयर्स निकालें तो हम इस तरह से निकाल लिए, लेकिन अगर उसने सन पूछा होता तो हमें नंबर ऑफ ईयर्स पता चल गया 11। हमने क्या किया, फर्स्ट टर्म को 1995 मान लिया जो फर्स्ट ईयर था, और डिफरेंस ईयर ऑफ ईयर्स को कॉमन डिफरेंस मान लिया, और नंबर ऑफ ईयर्स आ गया अपने पास 11। तो इसका मतलब है 11 ईयर में कौन सा सन आएगा ये चेक करने के लिए हमने a प्लस 10d लगा दिया, तो यहाँ 2005 आया, मतलब 2005 में उसकी इनकम 7000 होगी। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बिलोंग्स टू दिस, इसी तरह से है, बिल्कुल सेम टू सेम, ठीक है। कोशिश करना, मैं आपको समझा देता हूँ, मैं नहीं कराऊंगा लेकिन आपको इसको करना होगा। रामकली से 5 रुपीज़ इन फर्स्ट वीक में उसने 5 रुपीज़ सेव किया। यहाँ पुरानी बुक्स जो हैं उनके पास 5 रुपीज़ लिखा हुआ है, और जिनके पास नई बुक्स हैं उनमें 50 रुपीज़ लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा, जैसे भी आपके पास बुक है उस बुक में आप कंप्लीट कर लीजिएगा। अगर आपके पास 5 रुपीज़ लिखा है तो आप 5 लिखिए, और आपके पास 50 रुपीज़ लिखा है तो आप 50 रुपीज़ लिखिए। तो ये तो उसकी फर्स्ट टर्म हो गई। रामकली के पास जो सेविंग थी फर्स्ट वीक, वो 50 रुपीज़ या 5 रुपीज़ थी, ये अलग अलग बुक्स में अलग अलग दे रखा है, ठीक है। मेरे पास 5 रुपीज़ लिखा हुआ है, फर्स्ट वीक ऑफ ईयर, एंड देन इंक्रीज हर वीकली सेविंग बाय 1.75। अब यहाँ पर कई बच्चों के 17.5 लिखा हुआ है, मेरे यहाँ 1.75 लिखा हुआ है, तो इसको भी आप करेक्ट कर लीजिएगा, जैसा आपकी बुक में लिखा है वैसा करना। तो फर्स्ट वीक में उसकी इनकम थी 5 रुपीज़ या 50 रुपीज़, तो ए की वैल्यू आप 5 या 50 मानिएगा, और सेविंग से उसकी, तो सेविंग बिल्कुल इस तरह से जैसे इसका इंक्रीमेंट था वैसी उसकी सेविंग है, तो कॉमन डिफरेंस वही होगा, कॉमन डिफरेंस 1.75 होगा, या जिनकी बुक में 17.5 लिखा है वो होगा। तो बोला है इफ द nth वीक हर वीकली सेविंग बिकम 20.75। अब यहाँ 20.75 की जगह कई बच्चों के, यानी जिनके 50 लिखा हुआ है ना 50, उनके यहाँ पे 207.5 लिखा हुआ है, तो आप जैसा भी आपके बुक में वैसा करना। तो बोला उसकी nth वीक में इनकम जो है ना वो 20.75 हो जाती है, तो n की वैल्यू फाइंड कीजिए। तो वो जो 20.75 है या 207.5 है उसको आप nth टर्म मान लीजिएगा, और इसी तरह से n की वैल्यू निकाल लीजिएगा। गुड बाय, समझ में आ गया आपको, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ये आपका 5.3 फिनिश हो गया है, मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, और समझ में आया है तो रिवाइज ज़रूर कीजिएगा, और कोई परेशानी, प्रॉब्लम, समस्या हो तो मुझसे आके पूछेगा, ठीक है। हाँ, धन्यवाद।
और आप लोगों से भी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप वीडियो पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और आपका बेशकीमती कमेंट हमें करके बताएं कि आपको कैसा महसूस हो रहा है। जय हिंद, वंदे मातरम।